एनडीए या इंडिया, पवार के मन में क्या? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार और एनडीए को टक्कर देने के लिए 26 दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया। इसमें महाराष्ट्र के बड़े दल भी शामिल हुए, लेकिन इस दल के बड़े नेता शरद पवार लीक से हटकर काम करते दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार भले ही कह रहे हों कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही बागी भतीजे अजित पवार के साथ गुपचुप मीटिंग करते हैं और बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा भी करते हैं। पवार के इस दोहरे रवैये ने अपने सहयोगियों को असमंजस में डाल रखा है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि पवार दो नाव में सवार है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र सियासत में पवार पॉलिटिक्स, चाचा भतीजे में क्या कुछ हुआ फिक्स? शरद अजीत की मुलाकात के क्या मायने? टूटेगा इंडिया या बदलेंगे सियासी कायदे? चुनावी रण में एनसीपी की बड़ी तैयारी, राज्य के साथ साथ अब देश की बारी। महाराष्ट्र की सियासत पर रिश्तों की बाजीगरी भारी पड़ रही है। कभी शिवसेना जैसी कद्दावर पार्टी दो फाड़ का शिकार हो रही है, तो कभी बीजेपी महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ के सहारे सियासत पर कब्जा कर रही है। लेकिन चुनावी तारीखों की सुगबुगाहट के साथ ही अब महाराष्ट्र की सियासत करवट लेने लगी है। महाराष्ट्र से लेकर देश की सियासत तक शरद पवार के नाम और काम की तूती बोलती है। पिछले 67 सालों में राजनीति के नाव पर सवार शरद पवार ने अनेक थप्पड़ों का सामना किया है, तो वहीं कई बार राजनीति में काफ़ी उतार चढ़ाव को भी देखा है। शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो हवा का रुख समझकर राजनीति की चालों को सेट करने में माहिर है। एक तरफ मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी खेमे में शामिल होकर वो देश की सियासत को अपना तजुर्बा दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति की राहों को भी नहीं छोड़ा है। एनसीपी में अजित पवार की बगावत के इतने दिनों बाद भी कोई दावे के साथ ये कहने की स्थिति में नहीं है कि शरद पवार के साथ कितने और अजित पवार के साथ एनसीपी के कितने सांसद और विधायक हैं। लेकिन आज भी महाराष्ट्र की सियासत में चाचा भतीजे की हिडन पॉलिटिक्स जारी है। शनिवार के दिन पुणे में शरद पवार और अजित पवार की एक सीक्रेट मीटिंग की खबर चर्चा में आई। खबरों के मुताबिक चाचा और भतीजे की यह मुलाकात पुणे में एक उद्योगपति के बंगले में हुई। पुणे की कोरेगांव पार्क में स्थित बंगले में शरद पवार और अजित पवार की यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। एनसीपी और शरद पवार से राहें जुदा होने के बाद अजित पवार की इस गुपचुप मुलाकात ने सियासी हलचल बढ़ा दी और अजित पवार के बगावत के करीब 40 दिनों में शरद पवार और अजित पवार के बीच 4 बार मुलाकात हो चुकी है। हालांकि इस सीक्रेट मुलाकात के बारे में जब शरद पवार से पूछा गया तो उनका कहना था कि इस मुलाकात के सियासी मायने न निकाले जाएं। अजित उनके भतीजे और भतीजे से मिलने में क्या बुराई है? शरद पवार ने साफ किया कि वो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी और उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। ही काही गोष्ट होऊ शकेल. तुम्ही एकत्र आम्ही असो किंवा होतो किंवा पुढे होऊ, पण हे सगळे होताना भाजप ही विचारधारा आमच्या चौकशीत बसत. पुणे में शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात हुई तो सवाल विपक्षी पार्टियों ने भी उठाए। रिश्तेदारी के नाम पर अजित पवार से शरद पवार की मुलाकात पर संजय राउत की तल्खी भी सामने आई। पुणे में दोनों विरोधी नेताओं की गुपचुप मुलाकात के खुलासे पर संजय राउत ने इसे ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए नेगेटिव संकेत बता दिया। महाराष्ट्र में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, माननीय आदरणीय शरद पवार जी और अजित पवार जी के मीटिंग के बाद वो जो एक भ्रम पैदा हुआ है, लोगों में बहुत सी शंका कुशंकाएं हैं, वो हमें चिंतित करती है। इस बारे में हमारी चर्चा हुई और ये जल्दी से जल्दी उस बारे में ये भ्रम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। उसका एक परिणाम
हमारे अलायंस पे होगा, लोगों पर हो सकता है। लोग भ्रमित होते हैं, लोग हमसे सवाल पूछते हैं। पुणे में जब से अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से छिपते मुलाकात की है, तब से राजनीति में एक नई बहस शुरू हो गई। सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। वो भ्रम शिवसेना में भी हो गई है, वो भ्रम कांग्रेस में भी हो गई है। कांग्रेस को भी कहीं न कहीं अंदर से लगता है कि ऐन मौके पर यदि सब शरद पवार इंडिया का साथ होकर के एनडीए के साथ हुए तो चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। शिवसेना के सामने भी बड़ा संकट है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बगावत के बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के बल पर, यानी शरद पवार के बल पर ही लड़ाई आगे लड़ रहे हैं। उनके पार्टी को लगता है कि यदि शरद पवार ऐन मौके पर इंडिया को छोड़कर के एनडीए के साथ गए तो उनका क्या होगा। शरद पवार राज्य ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के पुराने योद्धा माने जाते हैं। हाल ही में अजित पवार ने बगावत कर पार्टी तोड़ दी। 6 दशक से भी ज्यादा बड़े राजनीतिक सफर में शरद पवार ने कभी इतनी बड़ी चुनौती का सामना नहीं किया था। फिर भी अजित पवार से मुलाकात का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों जहां शरद पवार ने पुणे के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ मंच साझा किया था, तो वहीं रविवार के दिन शोलापुर में देवेंद्र फडणवीस के साथ एक मंच पर शरद पवार बड़े सहज नजर आए। बगावत के बाद भी कितने विधायक और सांसद अजित के साथ हैं और कितने शरद पवार के साथ हैं, अब तक ये भी साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में विपक्षी दल की पार्टियां शरद पवार की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठा रही हैं। एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है कि शरद पवार और अजित पवार के बीच अगर पारिवारिक मीटिंग थी तो घर पर मिलते, किसी बिजनेसमैन के बंगले पर क्यों मिले। वहीं सत्ता से बेदखल हुए उद्धव ठाकरे ने तो साफ कर दिया है कि शरद पवार और अजित पवार एक ही टीम में हैं और अजित पवार की बगावत शरद पवार की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हमको चिंता है इस विषय का, क्योंकि जनता में यह संभ्रम आ रहा है और इसके बारे में एक स्पष्टता हो, ये भी हम लोगों की चर्चा हुई। बारे में थोड़े ही दिन में ये बात स्पष्ट करने की भूमिका हम सामने रखेंगे। मी सांगितलं तेव्हा हे यांचं त्यांचंच स्वतःचं आहे ते। एक टीम अगोदर त्यांनी पाठवली, आता दुसरी जाईल। हे सगळे आतून एकमेकांना मिळालेले आहेत आणि हे काय आज नाही, 14 पासून मिळालेले आहेत, 2014 पासून। आणि तुम्हाला आठवत नाही का पहाटेचा शपथविधी आणि मग त्या सगळ्या झालेल्या गोष्टी आठवत नाही का तुम्हाला? विधानसभा और लोकसभा मानसून अधिवेशन में ऐसे कई मौके आए जब इस बारे में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था, लेकिन दोनों ही ओर से ऐसा नहीं होने दिया गया। जाहिर है शरद पवार परिवार और पॉलिटिक्स दोनों ही नाव पर अपना पैर रखकर सफर कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है सत्ता का मोह। राज्य और देश में सत्ता भले किसी की भी हो, लेकिन पवार परिवार और उनकी पार्टी एनसीपी की हमेशा से कोशिश रही है अपना हिस्सा रिजर्व रखने की। एक पर शरद पवार विपक्ष में शामिल होकर धुरी बने हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2024 में बीजेपी के सत्ता में आने की स्थिति में अपने परिवार और पार्टी के लिए सत्ता का दरवाजा खुला रखने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। यदि शरद पवार वाकई इंडिया छोड़कर के एनडीए के साथ गए तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा और देश लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक मुहिम चली हुई है, एक ऐसा मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही है कि अगले लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन खड़ा किया जाएगा। यदि शरद पवार ने कोई ट्रेंड चेंज किया या इंडिया से इंडिया की तरफ आए तो निश्चित तौर से भारत की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होगा। इंडिया अलायंस में भीष्म पितामह की भूमिका में मौजूद शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी गुट का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर देश की राजनीति में एंट्री की थी। लेकिन भतीजे की बगावत और प्रफुल्ल पटेल के धोखे के बाद शरद पवार की पॉलिटिक्स पर सवाल उठने लगे। मगर करीब 7 दशक से महाराष्ट्र और देश की सियासत को मथ रहे शरद पवार के चेहरे पर एक भी शिकन तक नहीं आने दी। और अब जब विपक्षी गठबंधन धीरे धीरे मजबूती की तरफ बढ़ता दिख रहा है, ऐसे में शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात को महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का खेला माना जा रहा है। जानकार मानते हैं कि शरद पवार एक साथ 2 नावों की सवारी कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अजित पवार वापस शरद पवार के साथ जाएंगे, एनडीए से बाहर होंगे, भारतीय जनता पार्टी से बाहर होंगे, फिलहाल इसकी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि उनके कदम बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
लोकसभा चुनाव तक, अगले लोकसभा चुनाव तक अजीत पवार किसी भी सूरत में, चाहे उनके चाचा उनके साथ आए या चाहे साथ न आए, वो एनडीए से बाहर नहीं हो सकते। 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद देश में राजनीतिक परिस्थिति क्या होती है, यदि देश में वापस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो अजीत पवार निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले के साथ रहेंगे। यदि देश स्तर पर कोई परिवर्तन होता है तो अजीत पवार यदि शरद पवार को छोड़ सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने में उनको 2 मिनट नहीं लगेगा। शरद पवार पिछले 67 सालों से सियासत में सक्रिय हैं। एक विरोध मार्च करने से लेकर विधायक और महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही केंद्र में कई अहम मंत्रालयों तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा है। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने 1956 में महाराष्ट्र के प्रवर नगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च का आह्वान किया था। इससे उन्होंने सबसे कम उम्र में अपनी पहले रिकॉर्ड की गई राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत की। इसके 2 साल बाद 1958 में पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए। युवा कांग्रेस में शामिल होने के 4 साल बाद पवार 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें जमानी शुरू की। 1967 में जब पवार 27 साल के थे तब उन्हें महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। पवार चुनाव जीत गए और तत्कालीन अविभाजित कांग्रेस पार्टी से विधानसभा पहुंचे। दशकों तक पवार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से जीतते रहे। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद जब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तब पवार यशवंतराव चव्हाण के साथ इंदिरा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुट का हिस्सा बन गए। शंकरराव चव्हाण के 1975 से 77 के सरकार के दौरान शरद पवार ने गृह मामलों के मंत्री के रूप में काम भी किया। इसके बाद जब कांग्रेस फिर से कांग्रेस आई और कांग्रेस यू में विभाजित हो गई तो पवार ने कांग्रेस यू का साथ दिया। 1978 में वसंत दादा पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार में पवार को उद्योग और श्रम मंत्री का पोर्टफोलियो मिला। इसी साल जुलाई में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री भी बने। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद प्रगतिशील लोकतांत्रिक फ्रंट सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 1983 में पवार कांग्रेस आई के अध्यक्ष बने और 1984 में वो बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। 1985 में जब पवार फिर से बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीते तो उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में वापसी कर ली। अपने 67 साल के सियासी करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने वाले शरद पवार को प्रदेश में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाने में अहम भूमिका के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अलावा अक्टूबर 2019 को सतारा लोकसभा के उपचुनाव के दौरान बारिश में भीगकर भाषण देकर भी शरद पवार ने यह साबित किया कि वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। अपने पूरे सियासी करियर में पवार ग्रामीण राजनीति से जुड़े हुए माने गए। उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे से संबंधित मुद्दों को उठाया, सहकारी चीनी मिलों और अन्य सहकारी समितियों की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। ऐसे में राजनीति के शतरंज में शरद पवार कौन सी चाल सजा रहे हैं, इसकी खबर दुश्मनों को तो छोड़िए, खुद उनके सिपाहियों को भी नहीं होती। और यही वजह है कि शरद पवार ने एक बार फिर प्रदेश और देश के सियासत को हैरान परेशान कर दिया है। मुंबई से विनोद जगदाले और अंकुर जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।